हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 18 नवंबर के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, रिलैक्स होकर पूरा सेशन देखिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ आपको चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाती है। सेशन को स्टार्ट करते हैं 18 नवंबर के। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन 18 नवंबर के करंट अफेयर का। किस देश की अध्यक्षता में 19वें G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए, G20 कॉप की बैठक, यहां से क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस साल 2024 में 19वां G20 समिट है, आयोजन किया जा रहा है ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील। G20 सम्मेलन का आयोजन 19वां सेशन आयोजित किया जा रहा है ब्राजील में। लास्ट ईयर 2023 में जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, उसका आयोजन इंडिया में किया गया था और 21वें मेंबर के रूप में इंडिया में अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ा गया था G20 में। सारी डिटेल देखेंगे। पहले देखिए, जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम्स हुई है वहां पर देखिए G20 के आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं बार बार। ओके, तो एक एक फैक्ट यहां पर हम समझेंगे, ध्यान से नोटिस कीजिएगा। इस साल 19वां G20 समिट है, आयोजन 18-19 नवंबर 2024 को ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो में किया जा रहा है। ठीक है, ब्राजील के पास अध्यक्षता है। लास्ट ईयर 1 दिसंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक। तो जो समिट हो रही है, 19वां एडिशन जो हो रहा है, वो भी कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ब्राजील में। थीम की बात करते हैं तो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट थीम है 2024 में 19वें G20 समिट की। लास्ट ईयर इंडिया में हुआ था तो वासुदेव कुटुंबकम उसकी थीम रखी गई थी इंडिया की ओर से, है ना। देखिए, 19वें G20 समिट में 19 मेंबर कंट्री यहां पर शामिल है। अफ्रीकन यूनियन, 19 तो मेंबर कंट्री हो गई, अफ्रीकन यूनियन हो गई और यूरोपियन यूनियन हो गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफ्रीकन यूनियन लास्ट ईयर जब इंडिया के पास अध्यक्षता थी तब इसे शामिल किया गया था, अफ्रीकन यूनियन को। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इसके एक एक मेंबर के बारे में पता हो। देखिए, 19वें G20 समिट में भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं इंडिया की ओर से। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर भाग लेंगे। देखिए, G20 क्या है? दुनिया की प्रमुख डेवलपमेंट और डेवलपिंग जो इकोनॉमी वाले देश हैं, बड़े बड़े मजबूत इकोनॉमी वाले जो देश हैं वर्ल्ड के, टॉप 21 लीडर वर्तमान में, पहले 20 थे, अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ा है। तो ऐसे देश G20 के सदस्य हैं, आपस में मिलकर सहयोग के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना G20 को गठित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, 1999 में। 21 मेंबर मैं आपको बार बार बता चुका हूं, 19 देश हैं। यहां पर पॉज करके सबके नाम पढ़ लेना, इंडिया भी शामिल है ऑफ कोर्स, है ना। और एक हो जाता है यूरोपीय संघ और एक हो जाता है अफ्रीकी संघ। तो 21 मेंबर हैं वर्तमान में G20 में। ठीक है, आज सबसे पहली बार जो समिट हुई थी ना G20 की, वो 2008 में यूएसए में हुई थी, पहली G20 की समिट। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया और 18वां G20 समिट 2023 में नई दिल्ली इंडिया में। ठीक है, और 9 और 10 सितंबर 2023 को यह आयोजित की गई थी इंडिया में, नई दिल्ली में। थीम थी उस वक्त वासुदेव कुटुंबकम, ये मैं आपको बता चुका हूं। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। और 2024 में 19वां G20 सम्मेलन कहां पर? ब्राजील। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बादल खोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ किया? तो बादल भोई, सॉरी खोई नहीं, भोई, बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय म्यूजियम। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। आंसर डी हो जाएगा। एक जनजाति से रिलेटेड म्यूजियम है, आप यहां पर समझिए।
15 नवंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के विभिन्न राज्यों में, जो क्योंकि 15 नवंबर को क्या था, बिरसा मुंडा जी की जयंती थी, है ना। हमने पहले भी सेशन में उसकी इस क्वेश्चन के बारे में लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। तो इस अवसर पर अलग अलग राज्यों में जो जनजाति है उनसे संबंधित काफी सारी स्कीम्स और जो जनजाति है उनको डेडिकेट करते हुए काफी सारी म्यूजियम की आधारशिला रखी है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। उसी क्रम में मध्य प्रदेश राज्य में 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। एक है बादल भोई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ये एमपी के छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा, और एक और है राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ये भी एमपी के पर्टिकुलर जिले जबलपुर में हमको देखने को मिलेगा। दोनों ही जनजाति गौरव है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके नाम पर म्यूजियम शुरू किए गए हैं मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है ना। दोनों ही म्यूजियम मध्य प्रदेश के प्रमुख फ्रीडम फाइटर को डेडिकेट करते हुए स्थापित किए गए हैं। दोनों म्यूजियम में मध्य प्रदेश के फ्रीडम फाइटर की स्टोरी दिखाई जाएगी, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं उनके बारे में प्रदर्शनी लगाई जाएगी या दिखाया जाएगा। बादल भोई फ्रीडम फाइटर है कहां पर, छिंदवाड़ा में, ठीक है। किस जनजाति से या ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो गोड़ जनजाति से। इनके अलावा राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बात करें तो ये 1897 की क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से, ठीक है। तो इन दोनों के ही नाम पर पर्टिकुलर 2 म्यूजियम मध्य प्रदेश राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किए गए। डन। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। आप सभी के लिए एसएससी का टारगेट बैच काफी नॉमिनल चार्जेस में यहां पर अवेलेबल है। देखिए एसएससी की काफी सारी एग्जाम्स लाइनअप है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर इस रिकॉर्डेड बैच को आपके लिए डिजाइन किया गया है। 799 में आप इसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाकर आप इस कोर्स को डायरेक्ट अवेल कर लीजिए। जबरदस्ती के फंबल आ रहे, डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं इस कोर्स को आप, ठीक है। नीचे हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है, उस पर कॉल कर लीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है। XYZ कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी विद इन 48 आवर में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी का टारगेट बैच, काफी नॉमिनल चार्जेस है। देखिए बहुत कम होता है कि इतने नॉमिनल चार्जेस में आपको ये कोर्सेस अवेलेबल हो, तो फायदा उठाइए। तब तक हम आगे चलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट अवेल कर लीजिएगा। हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस की अगर हम बात करें ना तो यह हर साल मनाया जाता है 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। पहले भी एग्जाम में एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन का रेफरेंस दे देता हूं, ठीक है ना। एसएससी में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेशनल प्रेस डे की बात करते हैं तो हर साल 16 नवंबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 में चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस थीम है नेशनल प्रेस डे की, ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्यों मनाया जाता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति लोगों को अवेयर करना। अगर जो प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अगर वो फ्रीडमली काम नहीं कर पाएगी ना तो कहीं ना कहीं देश का विकास उससे भी रुकता है। उससे पता चलता है कि देश में तानाशाही कहीं ना कहीं बढ़ रही है। इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है। इसीलिए नेशनल प्रेस डे 1966 से देश में मनाया जा रहा है। अब 1966 में क्या हुआ था, तो 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। 16 नवंबर को इसने काम करना शुरू किया था। इसका स्थापना या फाउंडेशन तो जुलाई 1966 में हो चुका था, लेकिन काम करना शुरू किया था 16 नवंबर को। इसीलिए नेशनल प्रेस डे की डेट को डिसाइड किया गया है 16 नवंबर, ठीक है। भारतीय प्रेस के रोल को सम्मानित करना और उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना नेशनल प्रेस डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। 16 नवंबर को हर साल यह डे ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। बुक मोदी लॉग
कन्वर्शन फॉर अ विकसित भारत किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, बुक मोदी लॉग की बात करते हैं तो इस बुक को लिखा है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, तो मोदी लॉग कन्वर्शन फॉर अ विकसित भारत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि देखिए पीएम मोदी पर अगर कोई बुक है तो वो एग्जाम में पूछी जाती है। सॉरी, कन्वर्सेशन है वो, उस वर्ड को क्लियर कीजिएगा, कन्वर्सेशन। मोदी लॉग कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे लिखा गया है अश्विन फर्नांडिस के द्वारा। अब यहां पर अश्विन फर्नांडिस को हमको समझना पड़ेगा कि ये कौन है, इनके बारे में पहले हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। उन्होंने अपनी बुक जो कि पीएम मोदी की जर्नी या उनके टेन्योर पर लिखी गई है, हाल ही में भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उनको भेंट की थी, जिसके कारण यह बुक सुर्खियों में रही। ठीक है, बुक में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के टेन्योर, उनका काम कैसा रहा, उनके प्रोजेक्ट्स कैसे रहे, स्कीम्स कैसी रही, जितनी भी उन्होंने लॉन्च की है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, इस बुक में बताया गया है कि कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट और स्कीम के आधार पर इंडिया को डेवलप करने की ओर भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का भारत के डेवलपमेंट में क्या रोल है, इन सभी के बारे में डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने अपनी इस बुक में लिखा है। बुक का नाम क्या है? मोदी लॉग कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत। ठीक है, तो याद रखना, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड कुछ और बुक यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो या तो मोदी जी ने लिखी है या फिर उनके ऊपर किसी और ने लिखी है। तो एक तो यहां पर आपको एग्जाम वॉरियर के बारे में पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी की बुक है एग्जाम वॉरियर। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंडी मैरिनो की बुक है। सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे, पठानकोट सर्जिकल स्ट्राइक एंड मोर। ठीक है, तो इस बुक की बात करें तो ये नितिन ए गोखले के द्वारा लिखी गई बुक है। मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंस ऑफ अ स्टार, तरुण विजय के द्वारा लिखी गई बुक है। तो मोदी जी से रिलेटेड बुक है, तो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी एसएससी के एग्जाम में काफी देखने को मिल रहे हैं। और मोदी लॉग की बात करें तो इस बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। ठीक है, मोदी लॉग कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया? इंटरपोल का नाम आपने सुना होगा कभी ना कभी, है ना। इंटरपोल की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में जो अंतरराष्ट्रीय पुलिसमैन के रूप में इंटरपोल को देखा जाता है। वर्ल्ड के देशों की जो पुलिस है ना, उनके मध्य आपसी सहयोग का काम करती है इंटरपोल, अंतरराष्ट्रीय संस्था। ठीक है, हाल ही में इसके सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है वॉल्डेसी उर्कीजा को। आंसर है कौन? वॉल्डेसी उर्कीजा। ठीक है, तो नवंबर 2024 में वॉल्डेसी उर्कीजा को इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, इसका सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया। कहां से बिलोंग करते हैं सेक्रेटरी जनरल के पद पर जो अपॉइंट हुए वॉल्डेसी उर्कीजा? तो ये ब्राजील के पुलिस कमिश्नर है। इनके पहले जुर्गेन स्टॉक इस पद पर थे, लेकिन इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं ब्राजील के वॉल्डेसी उर्कीजा। ठीक है, इंटरपोल के बारे में मैं आपको कैजुअली बता चुका हूं कि इसका काम क्या है ना। इंटरपोल दुनिया भर में जो पुलिस है उनके मध्य में कॉपरेशन का काम करती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं ना, एक देश की पुलिस एक देश से बाहर काम नहीं कर सकती, तो फिर उसके लिए अगर कोई अंतरराष्ट्रीय भगोड़ा है तो उनको पकड़ के लाने का काम या ऐसे काम कौन करेगा? इंटरपोल करेगा। 7 सितंबर 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, 7 सितंबर 1923। हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलता है? फ्रांस के लियोन में। ठीक है, 196 कंट्रीज की मेंबर है। हम 1949 से इंटरपोल के मेंबर हैं। ठीक है,
केंद्रीय जांच ब्यूरो, भारत की जो सीबीआई है ना, उससे कुछ समय पहले ही भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। डन। इंटरपोल का जो सुप्रीम ऑफिसर होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। इंटरपोल के एडमिनिस्ट्रेशन का काम सेक्रेटरी जनरल के हाथ में होता है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है वोल्डेसी उर्किजा। ठीक है, आगे आइए। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया है? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती थी। काफी सारे मैंने आपको बताया है, जनजाति से संबंधित बहुत सारे म्यूजियम है ना खोले गए हैं, बहुत सारे काम किए गए हैं। उसी क्रम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरी दिल्ली में नई दिल्ली में एक चौक है जिसका नाम है सराय काले खां चौक। इसका नाम बदल के कर दिया है बिरसा मुंडा चौक। ठीक है, कहां पर? नई दिल्ली में सराय काले खां चौक, इसका नाम बदलकर किया गया बिरसा मुंडा चौक। ठीक है, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा इस चौक का नाम हाल ही में बदला गया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, इस अवसर पर चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया। अब कुछ समय में बिरसा मुंडा के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। जनजाति लीडर है ना, बिहार जो झारखंड की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते, वर्तमान, पहले पश्चिम बंगाल के एरिया में आता था पूरा एरिया जब इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, पर अब वो झारखंड का एरिया। तो झारखंड में गौरव, आदिवासी गौरव के रूप में पूजे जाते हैं भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर रहे। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है भारत में। यह भी हमने डिस्कस किया था एक आध दो सेशन पहले। ठीक है, कुछ और प्लेसेस के जो नाम बदले गए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर किया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। मुगल गार्डन को अमृत उद्यान किया गया। दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन में है जिसे गणतंत्र मंडप किया गया, और अशोक हॉल राष्ट्रपति भवन में नाम बदला गया, अशोक मंडप किया गया। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। हाल ही में मणिपुर के 5 जिलों में आक्सफा लगाया गया। आक्सफा किस वर्ष से शुरू किया गया है? मैं आक्सफा पढ़ता हूं पर ये आफ्सपा है, सही पढ़ना है ना, आफ्सपा, AFSPA, आफ्सपा। भारत में शुरू किया गया था 1958। कब? 1958। ठीक है, देखिए जो हमारे सशस्त्र बल है ना, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं पर्टिकुलर इस अधिनियम के माध्यम से, आफ्सपा। अभी हम बात करेंगे पूरा फुल फॉर्म क्या है, कैसे दिए गए। उसके तहत क्या होता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्पेशली सेना को अधिकार है, विशेष अधिकार। वो किसी की भी बिना वारंट के या बिना किसी परमिशन के जांच कर सकती है, घर की तलाशी ले सकती है, गिरफ्तार कर सकती है ना। तो ये कुछ अधिकार दिए गए हैं आफ्सपा के तहत। 1958 में से देश में लागू किया गया था, मतलब जहां पर जरूरत है वहां पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो हाल ही में मणिपुर, क्योंकि आपको पता है 1-1.5 साल से काफी प्रॉब्लम चल रही है, तो मणिपुर के 5 जिलों में आफ्सपा को लागू किया गया है हाल ही में। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं भैया कि किस वर्ष शुरू हुआ था, 1958। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन यहां पर यूपी पुलिस में भी आया है। तो मणिपुर में जो अभी हालात बिगड़ रहे हैं ना, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने मणिपुर के 5 जिलों में पर्टिकुलर एक कानून को लागू किया है, आफ्सपा कानून को। ठीक है ना, जो डिस्टर्बिंग एरियाज होते उनमें लगाया जा सकता है। आफ्सपा का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका नाम ही है। रिपीट करता हूं, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, सबसे पहली बार 1958 में भारत की संसद में यह अधिनियम लाया गया था। जो अशांत क्षेत्र हैं, जो डिस्टर्ब एरिया है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आफ्सपा को लागू कर सकती है, यह व्यवस्था है, जिससे जो हमारे आर्म्ड फोर्स है किसी भी एरिया में उनको विशेष अधिकार मिलते हैं। सबसे ज्यादा इनका उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों में ही किया जाता है, और यहां तक कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ही लाया गया था 1958 में, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी उस वक्त। आफ्सपा की धारा 3 के तहत अशांत क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। उसी के आधार पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार आफ्सपा किसी क्षेत्र में लगा सकती है।
ठीक है। और सेना को विशेष अधिकार आ जाते हैं, जैसे सर्च और गिरफ्तारी करना, लोगों की आवाजाही पर भी नियंत्रण कर सकते, कर्फ्यू भी लगा सकती है सेना, फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, गोली भी चला सकती है, सेना के आदेशों को मानने के लिए वहां के लोग बाध्य होते हैं। समझ रहे हो, जो फंडामेंटल राइट है ना कहीं यहां पर उन पर लिमिटेशन लग जाता है अगर आफ्सपा को लागू किया जाता है तो, है ना। इस अधिनियम में 1972 में संशोधन किया गया था कि किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्ति राज्य के साथ साथ केंद्र को भी प्रदान की गई है। तो अभी मणिपुर के जिलों में केंद्र ने आफ्सपा को अप्लाई किया है। ठीक है, पहले अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में ही इसे लागू किया गया था। ठीक है, आगे आइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया भर में मिजल्स मतलब खसरा के कितने मामले सामने आए हैं। तो मिजल्स या खसरे की बात करें तो बच्चों में और जो युवा होते हैं ना उनमें नॉर्मली खसरा देखने को मिल जाता है, बच्चों में स्पेशली, युवा भी हम कम ही देखने को मिलते हैं, बच्चों में हम माने तो। अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया भर में मिजल्स के ऑलमोस्ट 10.3 मिलियन मामले दर्ज किए गए। 10.3 मिलियन मामले। ठीक है, मिजल्स पर यह रिपोर्ट है। खसरे पर, वायरस से होने वाली बीमारी है खसरा, बात करेंगे हम। WHO ने बताया है कि दुनिया भर में खसरे के 10.3 मिलियन मामले सामने आए हैं। 2022 से ये 20% ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं भाई बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ने का कारण है कि वैक्सीनेशन की कमी है। 2023 में दुनिया भर में खसरे के लगभग 10.3 मिलियन, है ना, मिलियन में ही पढ़ेंगे, हजार या लाख में तो याद हो नहीं पाएंगे, 10.3 मिलियन तक मामले हमको देखने को मिले, है ना। और जो 10.3 मिलियन मामले, उसमें से अगर हम मृत्यु दर देखने जाते हैं कि मरे कितने, तो मरने का डेटा 1 लाख तक ऑलमोस्ट, अगर हम पर्टिकुलर डेटा देख रहे हैं तो 1,07,500 लोगों की मौत हुई है। ठीक है, 2023 में। पिछले साल की तुलना में यह भी 8% ज्यादा है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, इंडिया की बात करें तो भैया इंडिया के बारे में डेटा दिया होगा इसमें। रिपोर्ट के अनुसार 57 देशों में खसरे के प्रकोप में वृद्धि हुई है। इंडिया में 2023 में खसरे के 65,150 मामले देखने को मिले। ये भी बहुत ज्यादा है, 65,000। अब आप आबादी से तोलेंगे तो ये कम लग सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डिसीज को खत्म हो जाना चाहिए था देश से, लेकिन अभी भी इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मॉर्बिली वायरस एक वायरस है जिसके कारण बच्चों में स्पेशली खसरा देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चे या फिर कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है खसरा। बुखार होना, सफेद चकत्ते पड़ जाना स्किन पर, ये बहुत ही नॉर्मल लक्षण है खसरे के। ठीक है, इस बीमारी को रोकने के लिए मिजल्स का टीका भी लगाया जाता है। तो WHO की रिपोर्ट है, पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 10.3 मिलियन मामले 2023 में खसरे के दर्ज किए गए। आगे आइए। फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 भारत ने टोटल 24 मेडल अपने नाम किए। कितने? 24। ठीक है, आयोजन कहां हुआ है? आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, जिसकी हमने बात की थी, यहां पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा, फिसु फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो इसी के द्वारा फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जाता है। वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट है, शूटर्स जो हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इस चैंपियनशिप में। चैंपियनशिप का जो मैस्कॉट है वो ट्रंकी को घोषित किया गया था, जो कि एक हाथी का एक प्रतीक है, ट्रंकी। ठीक है, भारत ने इस चैंपियनशिप में 24 मेडल अपने नाम किए। 9 हम लेकर आए गोल्ड, 9 हम लेकर आए सिल्वर और 6 हम लेकर आए ब्रॉन्ज मेडल। 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो हमारे शूटर रहे,
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और एशियन गेम्स की चैंपियन पलक गुलिया ने 4-4 मेडल इस चैंपियनशिप में अपने नाम किए। आप स्पेशली ऐश्वर्य प्रताप सिंह को याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन शूटर, बहुत ही फेमस है और काफी पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह किस खेल से संबंधित है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है। तो शूटिंग इंडिविजुअल कंपटीशन में भारत के लिए एकमात्र जो गोल्ड है वो भवतेज सिंह गिल लेकर आए। अब यहां पर मैंने आपको मेडल टेली दे दी है जो कि हमारे लिए गोल्ड लाए। एक बार पीडीएफ मिले तो उसमें पढ़ लेना, एक एक का नाम नहीं बता रहा हूं मैं आपको। भवतेज सिंह गिल स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि इंडिविजुअल कंपटीशन में गोल्ड लाए, और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर तो फेमस है ही, ठीक है। तो एक एक करके इनकी मेडल टेली देख लीजिएगा। 9 गोल्ड विनर है, इनके बारे में यहां पर मैंने आपको शो किया है। पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप आयोजन कौन करवाता है, पता चल गया। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शूटिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल कंपटीशन है जो कि वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज के जो शूटर हैं, जो छात्र हैं, उनके मध्य आयोजित किया जाता है। इस बार नई दिल्ली में से आयोजित किया गया। लास्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने केरल में कितने करोड़ के केरा प्रोजेक्ट है ना, इसका फुल फॉर्म भी यहां पर है, केरला क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्री वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इसे शॉर्ट में कहा जाता है केरा प्रोजेक्ट, इसे मंजूरी दी है। तो केरा प्रोजेक्ट किससे नाम मिलता जुलता है, केरल से। तो केरल में इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है और यह जो प्रोजेक्ट है 2365 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 2365 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसको वर्ल्ड बैंक ने केरल में मंजूरी दी है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है, केरा प्रोजेक्ट क्या है, तो देखिए केरल में कृषि के लिए 2365 करोड़ रुपए है ना, 50 लाख और ऐड कर लेना, तो ऑलमोस्ट 2365 करोड़ रुपए की केरा परियोजना को वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में मंजूरी दी। देखिए इनमें से वर्ल्ड बैंक जो है ना 1655, ऑलमोस्ट 1656 करोड़ रुपए मान लो, ऑलमोस्ट 1656 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक खर्च करने वाला है और बाकी का जो पैसा है वो राज्य सरकार देगी, ऑलमोस्ट 709 करोड़ 65 लाख रुपए। ये कौन देगी, राज्य सरकार। प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो केरल के किसानों को क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने में सहयोग करना है, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, खेतीबाड़ी का तरीका बदलेगा और इफेक्ट भी आएगा खेतीबाड़ी पर, तो इसे अडॉप्ट करने में किसानों को प्रॉब्लम ना हो और किसान कृषि के प्रति प्रोत्साहित रहे, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करने के प्रति प्रोत्साहित रहे, इसलिए केरा प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है केरल राज्य में। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए ऑलमोस्ट 2365 करोड़ 50 लाख रुपए वर्ल्ड बैंक केरल गवर्नमेंट को देने वाला है। मतलब इसमें से 2 का हिस्सा रहेगा, 1655 करोड़ 85 लाख रुपए कौन देगा, वर्ल्ड बैंक, और बाकी का राज्य सरकार मिलाएगी, ठीक है। तो केरा प्रोजेक्ट है केरल राज्य का, डन हो जाता है। तो यहां पर हमने 18 नवंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक की सूची में शामिल नहीं है, तो कौन था भाई इसमें, यस बैंक। सेकेंड, उमंग पहल का उद्देश्य क्या है जिसे 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो उमंग पहल की बात करें तो मोबाइल गवर्नेंस प्रदान करना उमंग पहल का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने सोलर फेंस परियोजना शुरू की है, तो सोलर फेंस परियोजना को शुरू किया है ओडिशा सरकार ने। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, तो यह बने हैं तुलसी गबार्ड। नवंबर 2024 में नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो यह किया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम की टेस्टिंग की गई, सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने, ठीक है। बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है कहां पर, भारत के ओडिशा राज्य में बाली यात्रा महोत्सव, ठीक है, भारत के ओडिशा राज्य का महोत्सव है। आगे आ जाएं। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को भाई कौन सा राज्य बता सकते हो, यहां पर एक
ओडिशा, केरल, ठीक है। बाली यात्रा हो गया। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यह स्थापना दिवस है किसका? झारखंड राज्य का। याद रखना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। फॉर्च्यून मैगजीन की पहली फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024 लिस्ट में एकमात्र भारतीय कौन? तो यह है मुकेश अंबानी। नवंबर 2024 में यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने ओडिशा के कितने गांवों को सुनामी रेडी का दर्जा दिया? तो यह है 24 गांव। आंसर बी। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे जो कल के थे उनका आंसर ले लेते हैं। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। हाल ही में किस एयरलाइंस को एयर इंडिया के साथ विलय किया गया? तो यह है विस्तारा। और भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो यह है 4। डन। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ध्यान से सुनिए। चेस में कितने खाने होते हैं? जो बॉक्स होते हैं ना चेस के मेट में, वो कितने होते हैं? ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन? और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।